दूल्हे के बिना हो रही शादी देखकर शादी में आए मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। चेयर पर बैठी एक लेडी ने दूसरी लेडी से कहा, लो जी, बस यही देखना रह गया था। शादी को मजाक बनाकर रखा है इन मेहता और ओबरॉय फैमिली ने। मैं तो घूंघट में बैठी दुल्हन को देखकर हैरान हूँ। पैसे का इतना भी क्या लालच कि कोई लड़की ऐसी शादी कर ले, ना दूल्हा है ना दूल्हे की फैमिली। तभी एक 60-65 साल के बूढ़े आदमी ने दोनों औरतों से कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा झोल है इस शादी में। हाँ, तो इसमें शक क्या है? देखो जरा, मंडप से दूल्हा गायब है, दुल्हन घूंघट में है। इस शादी के कार्ड पर तो माई सीक्रेट हस्बैंड एंड माई सीक्रेट वाइफ लिखना चाहिए था। ये कहकर सभी जोर से हंस पड़े। वहीं मंडप में बैठी ईशानी ये सब सुन रही थी। फिर भी ईशानी की आंखों से एक आंसू नहीं गिरे। बस उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखें खून के आंसू रो रही हो। मंडप से दूर होटल के एक कमरे में एक और शख्स भी था जिसे ये शादी रास नहीं आ रही थी। वो था विराज ओबरॉय। विराज कमरे की चीजों को इधर उधर फेंक कर अपना गुस्सा उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी कोशिश में बार बार फेल हो रहा था। जब भी वो शीशे से बाहर घूंघट वाली दुल्हन को अकेले ही मंडप में फेरे लेते देखता, उसके सीने में गर्म खून दौड़ जाता। उसने टेबल पर रखे फ्लावर पॉट को मिरर पर मारते हुए कहा, मिस शीना, तुम्हें शादी करने का बहुत शौक है ना? मैं तुम्हारी लाइफ को नर्क बना दूंगा, नर्क। ईशानी को पता नहीं था कि वो एक नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में जा रही थी, जहां उसे हर रोज लड़ना होगा और जीतना भी होगा। कुछ देर में शादी की सभी रस्में पूरी हो गई। गले में मंगलसूत्र की जगह विराज का उतरा हुआ वी लेटर का लॉकेट और मांग में लाल सिंदूर की जगह काले राख ने ले ली। ईशानी की मॉम मालिनी ने विदाई के समय ईशानी के कानों में बड़े प्यार से जहर उगला। ईशानी, अब तुम अपनी शक्ल हमें 1 साल तक मत दिखाना। जब तक तुम ओबरॉय खानदान की जरूरतें पूरी नहीं करती रहोगी, तब तक वो तुम्हारे डैड के डूबते बिजनेस को सहारा देते रहेंगे। ईशानी को अपनी मॉम मालिनी के मुंह से ये सब सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सगी मॉम ने उसका सौदा किया है। लेकिन ईशानी एक बात से परेशान हो गई। उसने मालिनी से पूछा भी, मॉम, मैं करण भैया से कैसे मिलूंगी? अगर आप मुझे घर आने से रोक देंगी तो? तुम ओबरॉय फैमिली पर फोकस करो, तुम्हारे भाई का ख्याल मैं खुद रख लूंगी, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे भाई के साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मालिनी ने ईशानी को धमकाने के बाद उसे कार में जबरन ढकेल के बैठा दिया। ईशानी एक बार अपने भाई करण से मिलना चाहती थी, लेकिन मालिनी ने नहीं मिलने दिया। ईशानी उस वक्त कार में बैठ गई, लेकिन उसने तय किया कि वो कल सुबह होते ही अपने करण भाई से मिलने मेहता हाउस जाएगी। ईशानी सोचते सोचते कार में सो गई और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो कार में अकेली थी। उसने घबराकर ड्राइवर को आवाज लगाई, ड्राइवर भैया, ड्राइवर भैया, कहाँ हो आप? ईशानी ने जब अपने फोन में देखा तो रात के 7 ही बजे थे, लेकिन वहाँ जहाँ ईशानी की कार खड़ी थी उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अंधेरे ने केवल इसी जगह को अपने वश में कर रखा हो। तभी ईशानी की नजर कार के पीछे वाले शीशे से बाहर गई। बाहर का नजारा ही कुछ और था। दूर तक फैले अंधेरे के बीच एक हल्की रोशनी से घिरा एक विला था। ईशानी ने खुद से बात करते हुए कहा, ये कौन सी जगह है? ये तो ओबरॉय मैंशन नहीं लग रहा। ओबरॉय मैंशन तो शहर के बीचों बीच है। ये तो कोई डेविल का विला लग रहा है। ईशानी कार से निकलकर आगे विला की तरफ ड्राइवर को ढूंढते हुए बढ़ी। तेज ठंडी हवा ईशानी के घूंघट को बार बार उसके चेहरे से हटा रही थी। सच में उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई नर्क का राजा ही रहता होगा उस विला में। लेकिन ईशानी डरने के बाद भी उस विला के दरवाजे पर पहुंच गई और उसने डोर बेल बजाए। ईशानी के बेल बजाने के कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने घर का स्टाफ खड़ा था। ईशानी ने उससे पूछा, क्या ये ओबरॉय मैंशन है? नहीं मैम, ये तो हमारे सर का विला है, इसे स्पेशली बनवाया गया है। लगता है मैं गलत घर पर आ गई हूँ, मुझे लगा ये ओबरॉय मैंशन है। मैम, मेरी आज ही नौकरी लगी है
और मुझे ये बताया गया है कि उसके हिसाब से आज मेरी नई मैडम आने वाली है। आप जाइए। नौकर की बात सुनकर ईशानी ने धीरे से कहा, इस डरावनी जगह पर कोई मालकिन ना आए तो ही बेहतर है। ये घर कम भूतों की हवेली ज्यादा लग रही है। मैम, आपने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि कोई ड्राइवर यहाँ आया है क्या? मेरी कार वहाँ खड़ी है, वो पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे नहीं पता मैम, मैं खुद यहाँ नया हूँ। आप किसी और से आसपास में पूछ लीजिए। ठीक है भैया। ईशानी अपने भारी भरकम और ढीले ढाले लहंगे को उठाकर जाने के लिए पलटी और चलते चलते खुद से कहा, लगता है मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, आप बिल्कुल सही जगह पर आई है बहुरानी। ईशानी जब उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़ी तो सामने खड़ी औरत को देखकर डर गई। मोटा शरीर, 50-55 की उम्र, बड़ी बड़ी डरावनी आंखों के साथ बिहारी स्टाइल में साड़ी पहने औरत ने मुस्कुराकर ईशानी से दोबारा कहा, बहुरानी आप बिल्कुल सही जगह पर आई है। ये नया नया यहाँ पर काम लगा है, इसलिए इसे नहीं पता कि आप कौन है। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। ईशानी उस औरत को देखकर डरी तो थी ही, लेकिन उसकी बातें सुनकर शांत हो गई। उसने उस औरत से पूछा, आप कौन हैं और बाकी सभी लोग कहाँ हैं? ओबरॉय फैमिली तो यहाँ नहीं रहती। वो तो हम फूलमती है, लेकिन प्यार से सब हमें अम्मा कहते हैं, क्योंकि हमने ही बड़े मालिक के दोनों बेटों को पाला पोसा है। ईशानी ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन ये ओबरॉय मैंशन नहीं है, वो तो दिल्ली के सेक्टर 27 में है और ये जगह तो शहर से दूर लग रहा है। बहुरानी पहले आप अंदर चलिए, बाकी बातें बाद में होती रहेगी। ईशानी अम्मा की बात मानकर उस विला के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि अम्मा अचानक चिल्ला पड़ी, रुकिए बहुरानी। अभी प्यार से धीमी आवाज में बोल रही अम्मा की आवाज को इतना तेज होता देख ईशानी हैरान हो गई। उसने मन ही मन सोचा, जो औरत अभी इतने प्यार से बोल रही थी, अचानक उसे क्या हो गया जो चिल्लाने लगी। तभी अम्मा ने कहा, बहुरानी आप इस घर की बहू है, आप दाहिने पैर को पहले घर के अंदर रखिए, इससे घर में खुशियों की किलकारी पहले गूंजेगी। जिस शादी का कोई मतलब नहीं, उस शादी से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती फुलमती जी, लेकिन आप बड़ी है इसलिए आपकी बात मान लेती हूँ। ईशानी अम्मा की बात मानकर दाहिने पैर से घर के अंदर आ गई। अम्मा ईशानी को घर की सुंदरता दिखाते हुए डाइनिंग टेबल पर ले गई। ईशानी ने जैसा ओबरॉय मैंशन के बारे में सुना था, ठीक वैसा ही अंदर से ये विला भी था। घर की दीवारों को सफेद रंग से ढक दिया गया था। ऊपर छत पर हीरे जैसे आकार के बड़े बड़े कई झूमर लगे थे। घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे आगरा के ताजमहल जैसा बनाया गया हो। दीवारों पर मुगलों के जमाने की पेंटिंग लगी हुई थी। अम्मा ने ईशानी को चेयर पर बिठाते हुए कहा, आप भी घर की चकाचौंध देखकर दंग रह गई। नहीं फूलमती जी, ये चकाचौंध मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ, जिसने भी इसे बनवाया है वो जरूर कला प्रेमी होगा। एक एक चीज पर हाथों की कला का कमाल है। बिल्कुल सही कहा बहुरानी जी, इस घर को आपके लिए ही तैयार कराया गया है। लेकिन क्या मैं आपका घूंघट उठा सकती हूँ ताकि आप और अच्छे से घर को देख पाए और मैं आपको देख पाऊँ? नहीं फूलमती जी, ये घूंघट तो तभी हटेगा जब मैं अपने सीक्रेट हस्बैंड का चेहरा देख लूंगी। अम्मा ने मुंह बनाते हुए कहा, बहुरानी जी आप सब्र रखिए, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। आप ये देखिए, आपके पसंद के खाने बने हैं, आपको जो पसंद है वो सब यहाँ है। अम्मा ने जैसे ही खाने की प्लेट ईशानी की तरफ बढ़ाई, ईशानी ने अपना मुंह मोड़ लिया। फूलमती जी, मुझे अभी भूख नहीं है। खा लीजिए बहुरानी, आपको जिस काम के लिए यहाँ लाया गया उस काम के लिए आपका हेल्दी रहना जरूरी है। ईशानी गुस्से में चेयर से उठ गई और चेयर से उठकर अम्मा से बोली, कौन सा काम फुलमती जी? किस काम की बात कर रही है आप? बहुरानी आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं पढ़ा क्या? अम्मा की बात पर ईशानी को याद आया कि उसकी शादी अभी कुछ घंटों पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ हुई थी। ईशानी ने कहा, हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर तो कार में रखा हुआ है, मुझे समय नहीं मिला उसे पढ़ने का, पर क्या आप बता सकती है उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है? वैसे तो हम नौकरानी है इस घर की, लेकिन हमें बोला गया है आपको सब बताने के लिए, इसलिए हम बता देते हैं।
लेकिन एक बात बताइए, क्या आपकी मॉम ने आपको कुछ नहीं बताया इस शादी के बारे में? ईशानी ने झल्लाते हुए बोला। हाँ, नहीं बताया है, लेकिन क्या आप बताएंगी कि क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो मुझे जानना जरूरी है? आपको यहाँ ओबरॉय खानदान को उनका वारिस देने के लिए लाया गया है। अगर आपने 1 साल के भीतर ओबरॉय खानदान को वारिस नहीं दिया तो आपसे और आपके परिवार से सब कुछ छीन लिया जाएगा। वारिस? वारिस वर्ड सुनकर ईशानी हैरान रह गई। गुस्से में खड़ी ईशानी के पैर डगमगा गए और वो वापस चेयर पर बैठ गई। उसके हाथ पैर फूलने लगे। अचानक ही घर में फुल एसी चलने के बाद भी ईशानी के चेहरे पर पसीने छप गए। ईशानी के लाल आंखों से मोती जैसे पानी दोबारा से बहने लगे। ईशानी ने रोते हुए खुद से कहा, अच्छा, तो शीना के मना करने की असली वजह ये थी। मॉम ने शीना के बदले मेरी बलि चढ़ा दी। क्यों मॉम, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? इतना बड़ा धोखा। बहुरानी, आपने कुछ कहा क्या? अम्मा के बार बार बोलने के बाद भी जब ईशानी अपने दर्द से बाहर नहीं आई तो वापस से अम्मा ने ईशानी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद आपको अपनी पहली सुहागरात के लिए भी तैयार होना है। अम्मा ने पहली वारिस वाली बात बताकर ईशानी को दर्द दे ही दिया था। दोबारा सुहागरात की बात बोलकर ईशानी को गहरा घाव भी दे दिया। सुहागरात और वारिस वाली बात सुनकर ईशानी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सीना दर्द से फट जाएगा। ईशानी ने कांपते हाथों से डाइनिंग टेबल पर रखे ग्लास को उठाया और अपने घूंघट वाले चेहरे पर गिरा लिया। अम्मा ने तुरंत ईशानी के हाथ से ग्लास छीना और पूछा, ये क्या कर रही है बहुरानी आप? अभी आपको सुहागरात के लिए जाना है। ईशानी ने ग्लास को अपने हाथों में फोड़ते हुए दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, सुहागरात? किसकी सुहागरात और किसके साथ? दूल्हा जब मंडप में शादी करने नहीं आ पाया तो आपको क्या लगता है वो अपनी सुहागरात मनाने आएगा? अम्मा ने ईशानी के हाथ से कांच को निकालते हुए कहा, जितना आसान सब दिख रहा है उतना आसान कुछ भी नहीं है। और हाँ, 1 साल के लिए आपकी जान ओबरॉय के लिए बहुत कीमती है। चलिए आपको दवा लगा दूं, या आप बोलिए तो डॉक्टर को बुलवा दूं? ईशानी ने अम्मा के हाथों को झटकारते हुए कहा, कैसी औरत है आप? शादी के नाम पर एक लड़की को 1 साल के लिए बिकता हुआ देख रही हैं, और ये ओबरॉय शादी जैसे पवित्र रिश्ते को पैसे के बल पर मैला कर रहे हैं। बच्चा ही चाहिए था तो किसी अनाथालय से ले लेते। इसके लिए किसी लड़की की लाइफ कैसे बर्बाद कर सकते हैं ओबरॉय? वैसे ही बहुरानी, जैसे आपकी मॉम ने पैसे के लिए आपकी लाइफ बर्बाद कर दी। चलिए ये सब छोड़िए, अब आप अपने सुहागरात के स्टेज पर जाइए। बड़े साहब आते ही होंगे, मैं भेजती हूँ किसी को आपके हाथ पर दवा लगाने के लिए। ईशानी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लड़ना चाहती थी, लेकिन अम्मा के कड़वे शब्द सुनकर उसके जुबान खुद ब खुद सिल गए। ईशानी को अम्मा ने सहारा देकर उसके कमरे में पहुंचा दिया। ईशानी कमरे में जब पहुंची तो कमरे की सजावट देखकर दंग रह गई। बेड को लाल गुलाब के फूलों से सजाया गया था। दरवाजे से बेड तक जाने के लिए फर्श पर फूल बिछाए गए थे। कमरे के अंदर जैसे ही ईशानी ने पैर रखा, ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी। दूध जैसी सफेद ईशानी पर गिरे लाल रंग के फूल ने उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा दिए। तभी अम्मा ने ईशानी से कहा, बहुरानी, कई बार हमें घने अंधेरे के बाद रोशनी नजर आती है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि आपके जीवन का घना अंधेरा 1 साल में छट जाए। फुलमती जी, जिस घर में आप जैसी औरत होगी उस घर की औरतों के जीवन से कभी अंधेरा नहीं जाएगा। अब आप जाइए यहाँ से। ईशानी ने अम्मा के मुंह पर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर बेड पर फैले फूलों को नोचने लगी। अपने दुपट्टे को नोचकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। बेड पर बिछे चादर को खींचकर नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से गुलाब के सभी फूल संगमरमर के फर्श पर फैल गए। ईशानी के हाथों से भी खून की लाल बूंदें फर्श पर टपक रही थी। पूरा कमरा लाल गुलाब के खेत की तरह अपनी खुशबू बिखेर रहा था। ईशानी ने रोते हुए अपने फोन में सिद्धार्थ की तस्वीर देखी और कहा, तुम्हारे सिवा कैसे मैं किसी को अपना शरीर छूने दूं? ईशानी का जिस्म सिर्फ तुम्हारा है। क्यों धोखा दे दिया तुमने सिद्धार्थ अपनी ईशानी को? नहीं, मैं अपने शरीर को किसी और को नहीं छूने दूंगी। ये मेरा जिस्म है, इसे मैं मेरी मर्जी के बिना किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी।
ईशानी ने झट से उठकर अपने कमरे के सारे लॉक लगा दिए और हवा की वजह से जो खिड़कियां उसे जी भर के रोने से डिस्टर्ब कर रही थी उसे भी बंद कर दिया। फिर ईशानी अपने हाथ में ब्लैक पेपर स्प्रे लेकर बेड पर बैठ गई। उसने तय कर लिया था कि वो किसी को भी उसकी मर्जी के बिना अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देगी। उधर दूसरी तरफ अम्मा ईशानी के कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ अंधेरे कमरे में खड़े शख्स से अम्मा ने कहा, लड़की बहुत नाजुक है, एकदम फूल की तरह, संभाल के हाथ रखिएगा, कहीं मुरझा न जाए। वैसे उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया मुझे, कहती है अपने सीक्रेट हस्बैंड को दिखाएगी। अंधेरे में खड़े शख्स ने रोशनी में आकर अम्मा से कहा, अम्मा मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस लड़की में। आपको खुद के लिए नहीं, ओबरॉय खानदान के लिए ये सब करना ही होगा। 1 साल के भीतर आप दोनों को मिलकर ओबरॉय खानदान को वारिस देना ही होगा। आपकी दादी जी की यही ऑर्डर्स है, इसीलिए आपको चाहे जो भी करना पड़े करिए। अम्मा उस शख्स को समझाकर कमरे से बाहर निकल गई। अम्मा के जाने के बाद वहाँ विराज आ गया और उसने कहा, विवेक भैया जैसे आपने कहा मैंने वैसा ही किया, उस लड़की से शादी कर ली, हमारी डील पूरी हुई। क्या अब आप मुझे उसका पता बताएंगे? अंधेरे में खड़ा शख्स कोई और नहीं, विराज का बड़ा भाई विवेक था, जिससे कुछ देर पहले अम्मा बात करके गई थी। उसने विराज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विराज विराज तुमने सही करा मेरे भाई, तुम्हारी शादी हो गई, तुमने डील पूरी की, लेकिन आधी। विराज ने गुस्से में विवेक से कहा, व्हाट नॉनसेंस, अभी अम्मा आई थी और उन्होंने कहा है कि उस लड़की को अपने पति के साथ मिलकर यानी तुम्हारे साथ मिलकर 1 साल के अंदर बच्चा पैदा करना है। विवेक की बात सुनकर विराज गुस्से में तपने लगा। अगर विवेक उसका भाई नहीं होता तो शायद विराज उसे अब तक मार चुका होता, लेकिन विराज ने खुद के गुस्से को शांत करते हुए विवेक से कहा, ये कभी नहीं हो सकता। ये कहकर विराज गुस्से में कमरे से बाहर निकल चला गया। रात के 2 बज गए थे। उधर अपने कमरे में बेड पर लेटी ईशानी हाथ में ब्लैक पेपर स्प्रे लिए अपने मिस्टीरियस हस्बैंड का वेट कर रही थी, लेकिन अभी तक किसी ने भी ईशानी के कमरे का डोर नॉक नहीं किया था। ईशानी ने खुद से कहा, सो जा ईशानी, जिसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं आने वाला। ईशानी अब थोड़ा रिलैक्स हो गई और बीते कुछ दिनों में उसके साथ हुए हादसे के बारे में सोचते सोचते सो गई। सुबह 10 बजे जब ईशानी के कमरे का किसी ने डोर नॉक किया तो उसकी आंख अचानक ही खुल गई। ईशानी अपने ऊपर से चादर फेंककर तेजी से दरवाजे की ओर भागी। तभी उसकी नजर सामने लगे मिरर पर गई। उसने जब खुद को मिरर में देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मिरर के सामने पूरी बिना कपड़ों के खड़ी थी, जबकि वो रात में अपने दुल्हन के जोड़े में ही सोई थी। क्या हुआ था उस रात ईशानी के साथ? क्या ईशानी कभी जान पाएगी खुद के साथ रात में हुए हादसे का सच? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर माय सीक्रेट हस्बैंड।